आ जाइए संजय। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संजीव पोसवाल आपके लर्निंग अड्डा में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी यूपीएसआई की वैकेंसीज आई हैं, आप लोगों को पता है यूपीएसआई के लिए ये करंट अफेयर्स हमारा मोस्ट रहेगा। कुछ सीरीज और चलाएंगे जिसकी जानकारी हम आपको जल्दी दे देंगे। इस चैनल का नाम है द लर्निंग अड्डा, और लर्निंग अड्डा नाम रखने का रीजन ये था कि आपका और हमारा दोनों का एक चैनल है जिससे हम एक दूसरे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। जैसे ये 13 अगस्त का करंट है, इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी चलती रहेगी और गारंटेड है कि इससे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि ये अच्छे कंटेंट हैं और अच्छे कंटेंट अच्छे लोगों तक पहुंचने चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप लोग भी जो है कहते हैं इसको बहुत अच्छे लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन से भारत में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है? ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण से, एनवायरमेंट से रिलेटेड। ये अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का पानी पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है पीने योग्य? पीने योग्य नहीं है, क्यों नहीं है भाई पीने योग्य? इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार इसमें जो है क्या कहते हैं वो आते जा रहे हैं, क्या नाम है, पोल्यूटेंट मिले हुए हैं, और पोल्यूटेंट हमें परेशान करते हैं। पोल्यूटेंट मिलने का कारण भी आप जानते हो क्या है? पोल्यूटेंट मिलने का कारण भी आप जानते हो। पोल्यूटेंट मिलने का कारण क्या है? पीने योग्य नहीं है। पोल्यूटेंट मिलने का कारण क्या रहता है कि एक तो फैक्ट्री, आप तो जानते ही हो ना, फैक्ट्री से जितनी भी हैवी मेटल, जैसे आर्सेनिक भी क्या एक हैवी मेटल है, हैवी मेटल हो गए, मिनरल्स हो गए, या खाद, जो ये कैसे खाद हैं, ऐसे वाले खाद जैसे कि यूरिया हो गया, मतलब जो भी फसलों के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिलाए जा रहे हैं जमीन के भीतर, वो सारे के सारे पानी में मिलते जा रहे हैं। जैसे औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया की क्या होता है, वहां का पानी पीने लायक नहीं होता। दूसरा, एक सबसे खतरनाक चीज आ गई यूरेनियम। अब देखो यही वाली बात है, हमें यूरेनियम बहुत जरूरी है काय के लिए, बिजली के लिए, लेकिन जिस क्षेत्र में यूरेनियम का कचरा फेंका जाता, कचरा, वो कचरा जो है क्या कहते हैं क्या करता है, अंदर यूरेनियम की मात्रा बढ़ा देता है। और यूरेनियम की मात्रा जैसे ही पृथ्वी पर बढ़ती है वैसे ही पानी में बढ़ जाती है। और दोस्तों जैसे ही पानी में बढ़ती है ना, तो पानी पीने योग्य नहीं रहता, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ठीक, अभी आप लोगों को एक बता देता हूँ, एक महाराष्ट्र में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा था जैतपुरा में, अभी कई साल पहले की बात है ये। जैतपुर में क्या लग रहा था? जैतपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसका विरोध हुआ इसी बात को लेकर के, ये कचरा कहाँ फेंका जाएगा, जो तुम यूरेनियम प्लांट तो लगा रहे हो, कचरा कहाँ फेंका जाएगा। इसीलिए ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां पर लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन भाई हम, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल है, तो जाहिर सी बात है रहेगा जमीन पर ही। और जब जमीन पर रहेगा तो कहाँ रहेगा? रहेगा बस्तियों में, और बस्तियों में रहेगा तो बस्तियों की जरूरत के लिए ये बनाए जा रहे हैं, और ये बनाए जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। और भारत का पानी पीने योग्य नहीं है। हम आरओ लगा लेते हैं, आरओ की फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस, याद रखना, ये भी याद रख लेना। आरओ आरओ लगा लेते हैं घर में, या फिर फिल्टर करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आरओ क्या, एक आरओ इन सारी चीजों को, हैवी मेटल को, यूरेनियम को कर पाएगा? पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, ये नहीं है इसमें, ये प्रदूषक के रूप में नहीं आता। ठीक, बाकी आर्सेनिक हैवी मेटल है, फ्लोराइड आता है, यूरेनियम आता है, और इनसे लगातार बीमारियां बनती जा रही है। यूरेनियम U-235 है, ठीक है, U-235 से ऊपर चलता जाता है, 238 भी यूरेनियम होता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें यूरेनियम के बारे में, तो हमने यूरेनियम के बारे में याद कर लिया। अच्छा, भारत में एक चीज याद रखना, मैं तो यही लिखवा देता हूँ, भारत में सबसे ज्यादा थोरियम मिलता है। क्या मिलता है भारत में? थोरियम। ये भी आने वाले समय में मेटल ऑफ होप है, जैसे भविष्य की धातु इसे कहते हैं ना यूरेनियम को, भविष्य की धातु, ये भी धातु है, देख लो, भविष्य की धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में यूरेनियम से बिजली जो बना रहा है वही नंबर 1 है। जैसे कि सबसे ज्यादा यूरेनियम से बिजली कौन बना रहा है भाई? नंबर 1 पे फ्रांस। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा, छपेगा, ठीक, कि सर्वाधिक सर्वाधिक बिजली बनाता कौन है यूरेनियम से? वो है फ्रांस। अगर जब भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा मिलता थोरियम। अब क्वेश्चन आता कहां मिलता है भाई दोस्तों? तो केरल में, याद रखेंगे, केरल में कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र,
और तटीय क्षेत्र में कहाँ मिलता है ये भाई? ये मिलता है बालू में, रेत में। केरल के तटीय क्षेत्र के बालू में मिलता है। ठीक है, ये बातें हमने आप लोगों को बता दी। ठीक है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, बाकी सारे वो हैं। अब इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती है वो बात करते हैं। क्यों है चर्चाओं में? वर्ष 2024 की वार्षिक गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का सेंट्रल काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में व्यापक संदूषण का खुलासा हुआ है। 600 मिलियन से अधिक भारतीय दैनिक रूप में 63 को लिए आपत्ति जताई गई है। ये वर्ष 2024 की रिपोर्ट है, लेकिन प्रकाशित अब हुई है। ठीक, कब हुई है? कल प्रकाशित हुई है, समझ लीजिए। ये रिपोर्ट कल प्रकाशित हुई है और प्रकाशित होने के बाद यही बताया है कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रदूषण एक रासायनिक समस्या नहीं बल्कि गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी बन गया है और सबसे खतरनाक कैंसर का कारण है। और भारत इस समय कैंसर से जूझ रहा है, ये समझ लीजिए। कैंसर से इसलिए जूझ रहा है क्योंकि हमारे खाने पीने में शुद्धता नहीं है। जैसे एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक ट्रेन चलती है पंजाब से दिल्ली तक आती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। मतलब कहने में कैंसर ट्रेन। क्यों कैंसर ट्रेन है? क्योंकि वहां से कैंसर के मरीज ही आते हैं उसमें। कारण क्या है? कारण ये है कि क्योंकि पंजाब में हरित क्रांति पहले हुई थी। याद करो कब हुई थी? 1867 में, 1867 में क्या हुई थी? वो सॉरी 1967 में, इसको गलत लिख दें आप। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 1967 में हुई थी। ये कौन थे? MS स्वामीनाथन, जनक। अभी इनकी शताब्दी मनाई गई है। इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैं लाया नहीं, क्योंकि मैंने कहा ऐसे ही बता दूंगा मैं आप लोगों को। अभी इनकी शताब्दी मनाई गई है हमारे, अभी वो अब हमारे बीच में नहीं है। MS स्वामीनाथन थे। 1967 में ये क्रांति हुई थी और इसमें क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ किसको पहुंचा था? पंजाब को पहुंचा था। और क्या बनाया गया था? HYED, हाईली वेराइटी, HB है। ठीक है, एस होंगे, H हाईली यील्ड, BS ये है। H4 हो गया हाईली, यील्ड माने हो गया बोना, वैरायटी माने हो गया उसकी क्वालिटी, सीड्स माने हो गए बीज। ये बीज लेकर आए थे, हाइब्रिड बीज। कहां से लाए थे? मैक्सिको से। याद रखेंगे हम, कहां से लाए थे? मैक्सिको से। और मैक्सिको से ये जो बीज लेकर आए थे भाई दोस्तों, ये मैक्सिको के बीजों ने पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल के लिए काम किया। तो पहली क्रांति किससे रिलेटेड हुई? गेहूं से। लेकिन इन जब बीज हाइब्रिड थे और जब बीज हाईली यील्ड थे, तो जाहिर सी बात है इनके लिए हमें जो है क्या कहते हैं, खाद भी बढ़िया चाहिए था। तो जब खाद और ये सब चीजें लगी तो उसका नुकसान आज दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कभी भी प्रदूषण का नुकसान एक दिन में नहीं दिखाई देता। प्रदूषण का नुकसान हमेशा बहुत लंबे समय में दिखाई देता है। ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हम यहां बात कर रहे थे इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, थोड़ा पानी गिर गया। देखो मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या। देखो फ्लोराइड संदूषण से क्या होता है। ये एक बीमारी होती है, स्केलेटल फ्लोरोसिस। ये याद रखेंगे। देखो भैया बीमारी पूछी जाती है, ये समझ लो। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। जोड़ों में दर्द भले ही ना पूछे, ये जरूर पूछ लेगा। दोनों से नाम याद रखेंगे। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस हो गया। हड्डियां क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती हैं और विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर पानी में या भोजन में फ्लोराइड की, भोजन भी समझ लीजिए, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है तो हड्डियों में विकृति आती है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखोगे PYQ पिछले साल के क्वेश्चन आंसर कहीं के भी उठा के देख लेना। देखो भाई बहुत बड़ी चीज तो मैं कहता नहीं, लेकिन मैं ये बात मान लो कि सबके पास प्रश्न उतने ही हैं जितने छपे हुए आए हैं आज तक। उनको घुमा फिरा के देते हैं, कुछ नए प्रश्न बनाने की इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब जब प्रश्न वही है, बस ये समझ लीजिए 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, अब तो 5 भी देने लगे। इन ऑप्शंस का क्वेश्चन बना देंगे और क्वेश्चन का ऑप्शन बना देंगे। जिसने PYQ ठीक से पढ़े हैं किसी भी एग्जाम के लिए, वो जो है क्या कहते हैं अपने आप में एक्टिव है। अब आता आर्सेनिक का संतुलन। आर्सेनिक क्या? हैवी मेटल है। क्या है? हैवी मेटल। तो क्या होता है इससे? एक तो त्वचा पे घाव आ जाते हैं और सबसे बड़ी सांस लेने में समस्या होती है और कैंसर हो सकता है। भाई आर्सेनिक सबसे खतरनाक है। और आर्सेनिक जो जल मिल रहा है ना, वो बंगाल में मिल रहा है। ये समझ लो, ये भी बड़ी बड़ी दुखद बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बंगाल और बांग्लादेश में इस समय आर्सेनिक जल मिल रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो समझ लीजिए 100 बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मेरे हिसाब से देखे मैं 100 बार तो इसको देख चुका हूँ एग्जाम में।
तो ये क्वेश्चन है, देख लो भाई, छपलेगा छपने वाला। नाइट्रेट से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक, क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको रट्टा मार लो। यूरेनियम से क्या होता है? देखो, अस्थमा हो जाता है और किडनी रोग होता है। और देखो, भारी धातु सीसा हो गया, जिसको कहते हैं हम पीवी, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, पारा हो गया, एच जी होती है पारा। ये तंत्रिका संबंधी, मतलब नर्वस सिस्टम को फेल करते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम जानते हो, जो रीढ़ की हड्डी से नर्व निकली हुई होती है, जिससे हम एक्टिव रहते हैं, और हमारी इम्यूनिटी पावर, जिसकी जरूरत हमें कोरोना काल में पड़ी थी बहुत, उसको खत्म करता है। और देखो, ये सबसे खतरनाक है। ये हम जो, बस वो कहते हैं ना, आजकल आजकल एक ऐड चल रहा है, सरकार चला रही है बहुत ज्यादा, कि अपने घर को मलाशे ना बनाए। मलाशे का मतलब समझ रहे हैं? जो आपके घर में टैंक लगे हुए हैं, ठीक, उन टैंकों को लगातार साफ कराते रहे। क्यों कराते रहे? ये देखो, ये कारण। इससे क्या होता है? जब टैंक साफ नहीं होते, जब टैंक साफ नहीं होते, तो वो सारा का सारा कहाँ जाता है? जमीन में जाता है। और जमीन में जाता है, नियमित रूप से कराने चाहिए भाई, सरकार पागल नहीं है। जमीन में जाता है, जमीन में जाने के बाद ये पहुंच जाता है पानी में, सीवेज बैक्टीरिया। ठीक, ये बैक्टीरिया वायरस फैलते हैं, जिससे हैजा, दस्त का प्रकोप रहता है, बीमार रहते हैं। तुमने देखा था सरकार ने शौच मुक्त क्यों कराया? भारत को शौच मुक्त की तरफ क्यों ले जा रही है भारत? इसी तो ले लेके जा रही है। क्या होता था कि खुले में शौच होता था, और वहां की मधु मक्खियां मक्खियां या फिर वहां की गंदगी सीधे घर तक पहुंचती थी, और जिसी वजह से लोग लगातार बीमार पड़े रहते थे। तो भाई, ये वाला तो याद कर लो। देखो, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लाया हूँ, आप इसको जरूर याद कर लो। फ्लोरिड से क्या होता है, ये याद कर लेना। आर्सेनिक से क्या होता है, ये याद कर लेना भाई। नाइट्रेट से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम याद कर लेना। ये जरूर याद कर लो मेरे कहने से। ये छपे छिपाए क्वेश्चन है, फिर मत कहना। देखो, मेरा मकसद यहाँ पर करंट के साथ स्टैटिक जीके पढ़ाना है, और स्टैटिक जीके मैं बखूबी जानता भी हूँ और बखूबी पढ़ा भी रहा हूँ। आप लोग ये मत समझना ये क्लास करंट की है, ये एक ऐसी क्लास है जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। जो इसे पढ़ेगा वो फायदे में रहेगा भाई, जो सोएगा वो खोएगा। मैं तो सीधी बात जानता हूँ, कोई किसी को जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकता। आप एसी वाले कमरे में भी लगा के दे दोगे तो भी नहीं पढ़ेगा, और जिसको पढ़ना वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ लेगा। ठीक है, अब ये देखो, एक ये आया आरबीआई के आंतरिक कार्य समूह, तो इसको कहेंगे इंटरनल ग्रुप वर्क। ने एक ये दिया LMF, ये जरूर याद रखने क्या है ये, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें कब ये सभी टूल्स आते हैं, कौन कौन से टूल्स आते हैं, टूल्स सभी आते हैं। मैं आज इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। सबसे ज्यादा लोग आरबीआई से भागते हैं, सबसे ज्यादा लोग उससे भागते हैं। जैसे आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई 1934 के एक्ट से, एक कौन आए थे? यंग हल्टन आए थे, उनकी सिफारिश पर। छोटा सा फैक्ट बताते, 1935 में बनी, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण जानते हो क्या होता है? सरकारी करना, किसी चीज को सरकारी करना। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, 1935 में बनी। ठीक, आरबीआई जब से काम कर रही है, और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, भारत सरकार का बैंक कहते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर ले, नई चीज पढ़ा है। चलो, एलएमएफ क्या है? देखो, ये लिक्विड जो लग जाता है, लिक्विड, इसको कहते हैं तरलता, ये कहते हैं लिक्विडिटी। ये बड़ी बढ़िया चीज है, और हमेशा भारत इसी चीज के लिए है कि भाई हमारे यहाँ तरलता बनी रहे। तरलता का मतलब है फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, पैसे का बाजार में रहना। ये समझ लिए, फ्लो ऑफ मनी, पैसे का बाजार में रहना। और अगर पैसे का बाजार में रहना है तो फिर उसका काम किसको दे रखी है? जिम्मेदारी आरबीआई को दे रखी है। आरबीआई ने अपने इंटरनल क्या बना रखा है? कार्य समूह बना रखा है। इसने एक नया फ्रेमवर्क लेगा। ये हालांकि फ्रेमवर्क अभी से नहीं है, फ्रेमवर्क बहुत दिन से है, लेकिन अभी थोड़ा चर्चाओं में। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी को बनाए रखना है, तो उसमें ये काम करती है। सीआरआर क्या है, रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, ये सभी क्या है, ये अब बात करेंगे। इसका आंसर ये सभी है। ठीक है, तरलता को समझिए, पैसे को बनाए रखना। ठीक, मैं अभी बता देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई के IWG ने लिक्विड मैनेजमेंट फैसिलिटी की दक्षता को पुनर्सुधार की द्वारा अनुशंसाएं की हैं, और ये ढांचा फरवरी 2020 से चल रहा है। आरबीआई बोली है कि ये जो तुम चला रहे हो, इसको द्वारा सुधार की जरूरत है। इसका मतलब कुछ नया आने वाला है, और जो नया आएगा वो पढ़ाऊंगा। ठीक, हम लोग क्या सोचते हैं कि पुराने ढर्रे पर आरबीआई चल रही है, नहीं। आरबीआई हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे बात कर लें, आरबीआई की एक कमेटी है,
चलो अब इस पीछे ही बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। देखो भाई, आरबीआई आरबीआई को यहां से देखते हैं, आरबीआई आरबीआई को यहां से देखते हैं। देखो आरबीआई मैंने आप लोगों को बता दिया कि कब बनी कब नहीं बनी, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें काम करना अपना, ठीक है। आरबीआई एक बड़ी सी लाइन, आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, भारत सरकार का बैंक होता है। अब जब बैंकों का बैंक है तो बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, अच्छा जैसे मेरा बैंक है एसबीआई, तो मैं हमेशा एसबीआई में जाकर खाता खुलवाऊंगा, तो सभी बैंकों का इसमें खाता खुला हुआ होगा। भारत सरकार का बैंक होता है, भारत सरकार का, तो इसका मतलब भारत सरकार जब चाहेगी जब इससे पैसे ले लेगी, भाई इसी का बैंक है, मतलब उसका खाता इसी में है, समझो, ठीक। और बैंकों का बैंक होता है तो मेरे खाते को कंट्रोल करने का काम भी इसका, तो ये जाहिर सी बात है बैंकों के खाते का भी कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी चीज आती है इसके साथ, आरबीआई के साथ, आरबीआई करती है इन्फ्लेशन। देखो आरबीआई के काम बता दूंगा आप लोगों को। एक आती है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीज करती है, ओ एम ओ अभी बताऊंगा मैं इसको, बैंक रेट अभी बताऊंगा इसको, सीआरआर अभी बताऊंगा इसको, एसएलआर, और दो हैं रेपो रेट, ये बहुत बढ़िया है, और रिवर्स रेपो रेट। आ रही बात समझ में? अच्छा थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर ले, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये ले लेते हैं। ये जो दोनों हैं, देखो इनको गोल करूंगा, गोला, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को याद रखना LAF कहते हैं, लिक्विड एडजस्टेबल फंड, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये फंड को एडजस्ट करते हैं, लिक्विड को, तरलता को एडजस्ट करने वाली ये दो ही हैं बस, ये समझ लीजिए। बाकी क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, अब मॉनेटरी पॉलिसी लाइक की जाती है, अब यहां बता देते हैं। LAF समझ गए, लिक्विड एडजस्टेबल फंड, बार बार रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को बढ़ाती घटाती रहती है। अच्छा, मौद्रिक नीति लाई की जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन हिंदी में मुद्रा स्फीति कहते हैं, हिंदी में मत पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई, अच्छा याद रखना है मौद्रिक नीति हर 2 महीने में आती है, 2 माह में, और इसका हेड कौन होता है, आरबीआई गवर्नर होता है। पूरी इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक समझा रहा हूँ, ये समझ लो, इसको करंट की क्लास के साथ साथ ये बात भी समझो कि मैं कुछ समझा रहा हूँ। इन्फ्लेशन को नियंत्रण करने का काम किसका है, नियंत्रण कंट्रोल करने का काम किसका है, इसी आरबीआई दोस्त का है हमारे। इन्फ्लेशन क्या होती है भाई, देखो सुनो भाई, डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का कम होना। जब कभी मांग बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक एक दुकानदार है, उस पर एक ही पंखा है, गर्मी सबको लग रही है, पंखा खरीदने वाले कितने हुए, 3 ग्राहक। अब 3 ग्राहक ने, उसने कहा पंखा कितने रुपए का, बोले 1500 रुपए का। दूसरा कहता मैं 2 दूंगा, मुझे गर्मी ज्यादा। तीसरा कहेगा मुझे गर्मी ज्यादा लग रही, मैं 4 दूंगा। तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई क्या थी, कम थी। और जब डिमांड बढ़ गई तो क्या होगी, महंगाई बढ़ गई। ऐसे सीधे इन्फ्लेशन को महंगाई समझो। और आरबीआई ने इसका टूल बना रखा, वो कहती है, ऐसे समझ लो, उल्टा कर दिया मैंने, क्या उल्टा लिख लो, क्या सीधा, 4 + - 2, इससे नीचे नहीं जाएगी और इससे ऊपर नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर 2 से लेके 4 और 4 से लेके 6, 6 से ऊपर नहीं जाएगी और 2 से कम नहीं जाएगी। 6 से ऊपर जाती है तो एक्स्ट्रा हो जाएगी, और अगर 2 से कम जाती है तो फिर विकास नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात, इसमें आरबीआई एक काम और करती है जिसका नाम है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन बिल्कुल उल्टा है, डिमांड का कम होना, सप्लाई का बढ़ जाना। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ग्राहक की बात करी, अब मान लो एक दुकानदार है, अब पंखे उसके पास पहुंच गए 100, और दूसरा जो है ग्राहक, ग्राहक पहुंचा 1। अब क्या होगा, बोले यार 100 पंखे यार बिक नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं ना बड़ा मंदा चल रहा है। तो ये मंदा चलना ये है, ये और खतरनाक स्थिति है। क्यों खतरनाक स्थिति है, क्योंकि आरबीआई इसमें जो है क्या कहते हैं, ये करती है कि, हाँ आरबीआई क्या करती है, इस आरबीआई बता रहा हूँ, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये करते हैं कि
इससे इससे क्या होता है, आने वाले टाइम में मंदी आने की संभावना रहती है। क्या रहती है? मंदी आने की संभावना रहती है। तो ये और ज्यादा सामान खराब होने की, इसलिए डिमांड बढ़ी रहनी चाहिए। अब मैं यहाँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है तो यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं। वो चीज ये है कि बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट फिलहाल तो इतना याद कर ली। चलो बैंक रेट, क्योंकि यहाँ पे डिटेल डिटेल समझानी है, चलो बाद में समझाएंगे अब डिटेल। कल इसके लिए अलग से बता देंगे। फिर भी मैं बोल देता हूँ बैंक रेट क्या है। बैंक रेट वो है जिस दर पे बैंक आरबीआई से लोन देती है, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक, आरबीआई के टूल। अच्छा पहले ओएमओ से शुरू करें। चलो ओएमएस करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? आरबीआई अपनी सिक्योरिटी मार्केट में बेचती है। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी होती है प्रतिभूति। प्रतिभूति को सिक्योरिटी कहते हैं। और ये क्या होती है? ये वो होती हैं जैसे मैंने अपने कागज रख के बैंक से लोन लिए। अब बैंक मेरे कागज किसके रख देगी? आरबीआई को। आरबीआई से लेगी। भाई बैंकों में पैसा कहां से आ रहा है? ये बैंकों में कोई पैसा नहीं, इसकी टोपी उसके सर है। मुझसे मुझे जो लोन दिया है वो आरबीआई लेगी, आरबीआई से लेगी। कम कम ब्याज पे लेगी, मुझे ज्यादा पे देगी। और मेरे जो जैसे मकान के कागज है या कोई अन्य सिक्योरिटी है, एनएससी है, कोई डाक खाते में करी हुई बचत पत्र है या कोई पॉलिसी है, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? सिक्योरिटी कहलाती है। तो जब आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है, मार्केट में सिक्योरिटी को बेच देती है। बेचने से क्या होता है? फंड अब उसके पास आ जाता है और बाकी का फंड अपने पास आ जाता है, तो मार्केट से पैसा खत्म हो जाता है। और जब मार्केट से पैसा खत्म हो जाता है, इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाती है। क्यों? डिमांड जब बढ़ती है, जब आदमी के पास पैसा हो, जब लिक्विडिटी हो, आपकी जेब में आसानी से नगद हो। और क्योंकि सबसे चलती हुई जो करेंसी मानी जाती है वो कैश माना जाता है। तो आप जब चाहो जब जेब में से निकाल के दे दो। अगर आपके पास नगद है, कैश है या अन्य फंड है, आपके पास लगातार पैसा बढ़ रहा है, तो फिर आपकी डिमांड बढ़ती चल जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगी? सप्लाई उतनी कम होती चल जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। जब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, तो मार्केट में सिक्योरिटी को क्या करती है? बेच देती है और मार्केट से पैसा उठा लेती है। और जब उसे लगता है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, हमें इन्फ्लेशन को बढ़ाना है या डिफ्लेशन शुरू हो गई है, तो मार्केट से सिक्योरिटी को खरीद लेती है, जिसमें जैसी खरीदेगी उसको खरीदने के बदले पैसा देगी। ठीक, ये तो ओएमओ हो गया। बैंक रेट क्या होती है? वो दर जिसपे आरबीआई अन्य बैंकों से को लोन देती है। ठीक है, याद रखना ये 3 से 15% ही रहेगा। 3 से नीचे नहीं जाएगा, 15 से ऊपर नहीं जाएगा। ये वाला भी सीआरआर 3 से 15% रह जाएगा। क्या मतलब है? कि कुछ कैश रिजर्व रेशो, बैंकों को कुछ कैश अपने पास रिजर्व रखना होता है। एसएलआर है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, ये है 15 से 40%। याद रखना, 15 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, 40% से ऊपर नहीं जाएगा। ये दोनों के दोनों भी क्या है? ये 3 से 15% है। कितने? 3 से 15%। आ रही समझ में बात? बाबा मैं एक तरकीब बता देता हूँ। ये जितनी भी चीजें हैं इसको हटा दो, इसको तो लगा रहने दो। ये जितनी भी चीजें मैंने दिखाई है नीचे की, यहां से मिटा दो पहले। जितनी भी तीन नीचे की चीजें बताई हैं, याद रखो, एक क्वेश्चन आएगा बहुत बढ़िया। बता इसका तो रट्टा ही मार दो ऐसे, कलर चेंज करके तुम्हें इसका तो रट्टा ही मार दो। ये वाला चलो ये ले, इसका तो रट्टा मार दो। रट्टा क्या मारोगे भाई? इन्फ्लेशन की स्थिति में ये क्वेश्चन आता है। इन्फ्लेशन की स्थिति में ये सारी, अगर बैंकों को मतलब आरबीआई को इन्फ्लेशन की स्थिति में कुछ काम करना है, तो आरबीआई क्या करेगी? इन सबको बढ़ाएगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और डिफ्लेशन की स्थिति में बस रट्टा मार दो, इन सबको घटाएगी। कोई दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए? इसको बढ़ाएगी इन्फ्लेशन की स्थिति में, इन सबको, इसको घटाएगी। जैसे अभी बात चल रही है कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में कमी करेगी। क्यों कमी करेगी? क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन की स्थिति नहीं है। और इनको एलएएफ कहते हैं, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जिस दिन और सेशन मिलेगा तो इसमें और चीजें बताएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। किन भारतीय खिलाड़ियों ने अंडर 19 एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती? तो तीनों ने जीती है भाई। तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है, इसमें गोल्ड मेडल जीता। और भारत ने इस बार बहुत अच्छा काम करा। पहले तो याद रखें कहाँ हुई है, तो ये एशियाई हुई है बैंकॉक में। बैंकॉक किसकी राजधानी? थाईलैंड की राजधानी है। मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और मुक्केबाजी युवा दो हैं, दो महिलाएं जीती हैं। महिलाओं को याद रखें, दो निशा और मुस्कान ने जीते हैं, जिनका नाम मैंने ऊपर दिया है।
और कुल पदकों की संख्या 14 हो गई। भारत ने इस प्रतिष्ठित आयोजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। ठीक, टोटल कितने हो गए? 14। ठीक है, कहां पर हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। ये देखो दोनों की दोनों, ठीक, ये दोनों ने जीता है बॉक्सिंग में। ठीक है, मुस्कान है 57 किलो वर्ग में, निशान है 54 किलो वर्ग में। ठीक है, बैंकॉक 2025 अंडर 19, ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल में ही खोजी गई एक प्रजाति है, प्रजाति नई पादप प्रजाति, वो कहाँ खोजी गई है? वो खोजी गई असम में। असम की दो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के नाम याद रख लेंगे। देखो, दीमा हसाओ और पश्चिमी कारवी ओंगलोंग जिला, पहाड़ी होगी है, जिला भी है। एक प्रजाति पादप प्रजाति खोजी गई है, ये खोजी गई है। ये एक आरियलिसिस परिवार का एक हरा भरा सदाबहार झाड़ी है। इसमें सजावटी छता पौधा भी शामिल है। कुल मिलाकर बात यह है, इसको इसकी संख्या बहुत कम है और IUCN ने इसको रेड डाटा बुक में रखा है। ठीक, मैं आप लोगों के लिए पौधा इंग्लिश में ले आऊं। देखो, पौधा ये है, हम घर में भी दिख जाता, लेकिन अब क्या पता कुछ अलग हो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन बहरहाल ये याद रखेंगे। IUCN है क्या, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर एंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज फॉर नेचर सोर्सेज। इसकी स्थापना हुई है 5 अक्टूबर 1948 का। हेडक्वार्टर है ग्लैड, स्विट्जरलैंड में। ये दोनों चीजें याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये क्या करता है? रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक क्या है इसकी? जिसमें सभी के क्या रखता है? रिकॉर्ड रखता है। जिसमें 3 तरीके की होती हैं, लुप्त, संकटग्रस्त और लुप्त होने वाली, जो है तीनों को बचा कर रखता है। ठीक है, राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस। मानस किसने करी? गृह मंत्रालय की पहल है, ये गृह मंत्रालय ने शुरू करी है। नार्कोटिक्स आ गया तो इसका ड्रग्स का मामला है। देखो भाई, पंजाब से और पाकिस्तान से हमारे ड्रग्स बहुत आते हैं। ड्रग्स अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बनते हैं, अफीम की खेती होती है, तो इसीलिए याद रखेंगे। चलो, एक बात याद, 3 देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं जिनमें सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है, उनका नाम बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इतना करना। ये रहा मादक द्रव्य पदार्थ पार्थिव निःशुल्क सूचना केंद्र मानस हेल्पलाइन नंबर 1993 की सफलता के बारे में जानकारी दी है। 18 जुलाई 2024 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं को वो करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाल ही खबरों में ना, गैलीली सागर इजराइल में है। देखो, रूस की राजधानी मॉस्को है। यरूशलेम और तेल अवीव 2 राजधानी है इसकी। हम तेल अवीव मानता है भारत, और ये यरूशलेम मानते हैं अपनी। फ्रांस की पेरिस है और चीन की बीजिंग है। और बीजिंग को पीकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीकिंग। अच्छा, एक चीज और याद रखना, पीकिंग भी कहते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना बीजिंग के बारे में, यहाँ की जो भाषा है मंदारिन है, चाइनीज मत बोल देना। और विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा। ठीक है, हाल में ही इजराइल में गैलीली सागर में एक बैट्रियो कोकस ब्राउनी शैवाल, देखो मैंने कल भी शैवाल के बारे में बताया था, आज भी शैवाल के बारे में बताता हूँ। शैवाल जो होते हैं वहां सागर में पाए जाते हैं। इसमें क्या हुआ है, ये कारण लाल हो गया है। ये जब अपना प्रकोप दिखाते हैं ना तो साहब बहुत बुरा हाल करते हैं। और जब ये दिखाते हैं प्रकोप, तो ये समझ लीजिए कि वहां के जितनी भी बायोडाइवर्सिटी की चीजें हैं उन सबको नुकसान पहुंचता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको पानी के अंदर। ये मीठे पानी की झील है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। जॉर्डन रिफ्ट घाटी आपको बता देते हैं, पहाड़ों के बीच में ऐसा होता है। देखो, जब प्लेटें टकराती हैं, एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये टकराई। जब ये वाली प्लेट आगे बढ़ी और जब ये वाली प्लेट आगे बढ़ के यूं निकल गई तो बन गया हिमालय जैसा पर्वत, ये बन गया। फिर एक प्लेट ये थी, है, उसके 2 पार्ट हो गए, समझ गए नहीं? ऐसे करके खिसक गए इधर उधर, एक इधर को खिसक गया, एक इधर को खिसक गया। जैसे खिसका तो इनके बीच में जो रास्ता बन गया, ये रिफ्ट घाटी कहलाती है। तो 2 प्लेटों के खिसकने से रिफ्ट घाटी बनेगी और 2 प्लेटों टकराने से पर्वत बनेंगे, याद रखें ना। तो जॉर्डन नदी के कुछ भूमिगत झरनों के बारे में पोषित होती है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं क्या है इसके अंदर। देखो, इजराइल ये रहा, ये गाजा पट्टी जिस पर विवाद चलता रहता है, ये भी गाजा पट्टी। ये वेस्ट बैंक के, याद रखेंगे, इजराइल का एक पार्ट है। ये लेबनान है, लेबनान जिसका हमास है, आतंकी संगठन हमास। इसकी बाउंड्री से सीरिया लगा हुआ, सीरिया की राजधानी दमिश्क। और आप लोगों को पता है ISS यहीं का था। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान, ओमान, अम्मान की मस्कट, और मिस्र की सीमा से लगा हुआ। तो ये जरूर याद कर लेना, मैं कोड बता दूंगा। अगर हम बात करें एल, मैंने बनाया था कोड, LJS
ई, मैं बता दूंगा कोड आपको, मैंने बनाया था, मुझे अब इस समय ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग जरूर बना लो क्योंकि इजराइल इस समय विवादों में है तो आएगा ही आएगा। ये जॉर्डन है, तो जॉर्डन की जो रिफ्ट घाटी है वो ये है, ये एक नदी है जॉर्डन नदी। तो जॉर्डन की नदी जो है यही रिफ्ट घाटी है और यहीं पे पाया जाता है गैलीलियो सागर, ये रहा। और ये डेड सी है, देखो ये डेड सी मृत सागर, जो संसार की सबसे ज्यादा, जिसमें क्या मिलती है, क्या मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं जो पीने योग्य नहीं है, पानी, मीठा पानी नहीं, खारा है। तो ये देखो ये क्या है, ये रहा गैलीली सागर, ये रखो ये रहा सी ऑफ गैलीली। तो याद रखेंगे इजराइल में है, कहां पर है, इजराइल में। आप लोग ये जरूर लगा लेना, बाकी नहीं तो मैं लगा दूंगा, मुझे ध्यान इस समय नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसका कोड बनाया था, चाहे हिंदी बनाया था इंग्लिश में बनाया था, ये जरूर लगा देना। ये जो है ब्लैक सागर, काला सागर के नजदीक के देश, और जैसे एक वो है अरल सागर, अरल सागर में तो दो ही देश मिलते हैं, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, मैंने इसका कोड बनाया था काऊ। तो ऐसे कोड बना लो भाई, जैसे जैसे मेरे पास आएंगे मैं आपको कोड बना बना के देता रहूंगा, कोड के बिना वहां जाके याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को अगस्त में 2025 में मानव अफ्रीकी ट्रिप्सोनिया सॉरी ट्रिप्नोसोमियस HAT को समाप्त करने का प्रमाणित करके कीनिया, ठीक है। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इसमें जिबूती और जोड़ दो, ये डाकू वाले इलाके हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। कीनिया की राजधानी नैरोबी है, मैंने बताया था UNEP का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, याद रखना। और क्योंकि 5 जून को बना था ये है, ये UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसी कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो कीनिया के बारे में बात कर रहे थे, कीनिया हमने आप लोगों को बता दिया। कीनिया में ये बीमारी क्या है, ये बीमारी जो है, ये बीमारी नींद की बीमारी है। किसकी बीमारी है, सोने वाली बीमारी है, तो इससे बिल्कुल मुक्त कर दिया है, ठीक है। अगस्त 2025 में ही समाप्त कर दिया, तो क्वेश्चन आ सकता है ये किसने, WHO ने करा। अच्छा, WHO के बारे में कल भी गया था, दोबारा बता देते। WHO 7 अप्रैल 1948 को बना था और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, हाल में ही समाचारों में उल्लेखित पार्थेनियम क्या है। पार्थेनियम आक्रामक खरपतवार है। खरपतवार जानते हो, जहां खरपतवार होती है वो हमेशा नुकसानदेह होती है, किसके लिए, खेती के लिए। ये ऐसी घास होती है जो जबरदस्ती उगती है और जो परेशान करती है। तो ये एक इसका नाम क्वेश्चन आ सकता है, अभी हाल में ही समाचारों में रही है। पार्थेनियम क्या है, तो कोई मछली वछली नहीं है, सीधी बात है, आक्रामक खरपतवार है, ठीक है। याद कर लो, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। किस हाल में ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किस वर्ष 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य जरूर याद करो, 2030 तक, हम इस्पात को 2030 तक, तो ठीक है। ये 8 बुनियादी उद्योगों में है, याद रखना, बुनियादी उद्योग। अब 8 बुनियादी उद्योग क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, भारत के सभी उद्योग नहीं लिखने आपको, इंडस्ट्री लिखने। 8 यही नहीं, देखो सब पढ़ते हैं, वो पढ़ते क्या है कि वो कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ पाते, कॉन्सेप्ट यही क्वेश्चन पूछा जाए, कितने कितने बुनियादी उद्योग है भारत में, 8। 8 में एक इस्पात भी है, तो कल मुझे ये बताएंगे कौन कौन से है, उर्वरक भी है, मैं बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिसिटी वाले भी हैं, कई सारे हैं, आप 8 के 8 हैं, आप मुझे बताएंगे कौन 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 करता है। और इसकी इसकी देखरेख कौन करता है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो कि महारत्न कंपनी है, ठीक है। हाल में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों की सूची दी गई है। ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर, ये रहे 12। अब देखो भाई, ग्रीनफील्ड क्या होते हैं, याद रखना। ग्रीनफील्ड का मतलब कोई भी दिमाग ये मत लगा लेना साहब कि हरियाली संबंधित। ग्रीनफील्ड का मतलब नया बनाना, क्या बनाना, नया बनाना। और एक होता है ब्राउन फील्ड, क्या होता है, ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होता है, जो बना हुआ है उसी की मरम्मत कराना, मतलब बने हुए पर सुधार। तो समझ गए नहीं, अगर कोई कहता है कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, दिस मीन्स ये नया बनेगा, तो नए बनेंगे ये। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, वो क्या है, वो ये है कि जो बने हुए बनेंगे। तो ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों की सूची दी है, ये क्वेश्चन आएगा, और किस दिन इनकी सूची और लिखवा दूंगा मैं कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी दी गई ये सूची है। हाल में किस वर्ष की आयु के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, देखो अब तक आयुष्मान कार्ड बन रहे थे क्या कहते हैं कम उम्र के, अब बन रहे 70 साल के ऊपर वालों के लिए वाले, तो वरिष्ठ लोगों के लिए बनाई गई है।
ठीक है, ये बात याद रखेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए हमारा वो नहीं है, आज हम थैंक यू अपने आप ही लिख देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए, और आप कोशिश कीजिए कि इस हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आगे लेके जाए, और जिससे जो है कि मैं और आप जुड़े रहें लगातार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।